इन 4 रेशोज के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन चारों एक साथ नहीं पढ़नी, तो चारों एक साथ लिखेंगे भी नहीं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेब्ट इक्विटी से, लेकिन उससे पहले व्हाट इज सॉल्वेंसी रेशो। जो आपने सबसे पहली रेशो पढ़ी, फर्स्ट रेशो पढ़ी, उसे हमने क्या कहा था? लिक्विडिटी रेशो। याद है आपको? या हमने क्या कहा था? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। वहां पे हम ये देखते थे कि एक कंपनी की अपनी करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए क्या औकात है, कितने करंट असेट्स हैं, यही देखा था हमने। या करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कितने क्विक असेट्स हैं, या करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कितना कंपनी के पास अवेलेबल कैश है। हमने 3 रेशो निकाली थी। हम वहां ये देख रहे थे कि करंट लायबिलिटीज, जिसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स को या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए एक कंपनी की क्या औकात है, किसके अंदर? करंट असेट्स के अंदर। हमने कहा 2:1 इज द आइडियल रेशियो। अगर 10 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के पास 20 रुपए के असेट्स हैं तो कंपनी ठीक है। उसके ज्यादा भी आ जाए तो अच्छी बात, उससे कम नहीं होने चाहिए। ये पढ़ा था हमने। अब यहां सॉल्वेंसी की मतलब है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए कंपनी की क्या क्या औकात रहेगी, हम ये बात देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। लिखो these ratios are those ratios which show shows whether the firm is financially healthy, and will be able to meet its long term financial obligations, और इसके अंदर सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशो, और डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला हो गया डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है जी, जिसे हम कह सकते हैं डेब्ट अपॉन इक्विटी, या हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। ये बेस्ट, ये वाला बेस्ट है, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। और हाँ, इसकी जो आइडल रेशो होती है वो होती है 2:1। सॉरी, लिखो, पहले मैं बताता हूं, अब लिख लो, फिर बताता हूं है क्या ये। अब इसमें लिखो, एक्चुअली पता है चक्कर क्या है? इसके अंदर ये देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को पे करने के लिए कितना शेयर होल्डर फंड है ना। इसमें चेक किया जाता है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को पे करने के लिए उसमें शेयर होल्डर फंड कितना है, ये चेक किया जाता है। तो आप थोड़ा सा लिखो, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड के अंदर मैंने हिंदी में लिखा था, इसमें हम चेक क्या करते हैं, आप भी लिख लो कि कंपनी के मालिक के पैसे के मुकाबले कितना कर्ज है। कंपनी का मालिक मतलब शेयर होल्डर, मालिक के पैसे के मुकाबले कितना कर्ज है। टू रेशो बनी होना चाहिए। ठीक है जी, कंपनी के मालिक के पैसे के मुकाबले में कितना कर्ज है, हम ये चीज चेक करते हैं। मतलब अगर आप बुक की लैंग्वेज लिखना चाहो तो बुक कहती है द रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, आप लिख लो बुक की लैंग्वेज में,
दिस रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड. This ratio express the relationship between long-term debts and shareholder funds. Long-term debts and shareholder funds. आगे लिखो दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड. इसे भी लिख लो एक लाइन और. दिस बताता हूं ना, लिखो सही. लिखो दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड. दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म to meet its long-term liabilities. To assess the ability of the firm to meet its long-term liabilities. अब मेरी बात सुनना गौर से, बिल्कुल दिमाग को शांत करके मेरी बात सुनना, ठीक है? बिल्कुल शांति के साथ. जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है बिल्कुल सच है. मालूम है क्या आपके दिमाग में आ रहा है? आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर सर ने 2:1 कहा तो इसका मतलब 2 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए 1 रुपए का शेयर होल्डर फंड. हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं. आई एम 100% करेक्ट. सुनो, ये कम से कम है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, मेरी बात सुनो. जब आपने करंट रेशियो निकाली थी ना, करंट रेशियो, एक बार ये था करंट असेट्स और ये क्या था? करंट लायबिलिटी. सुनो मेरी बात गौर से सुनना. मैं दोनों में आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूं जो किताब से नहीं पकड़ा जाता. इधर सुनो गौर से. हमने कहा था द आइडल रेशियो इज 2:1. अब मैं आपके सामने ये लिखता हूं, इधर देखो, सामने लिखता हूं डेब्ट इक्विटी रेशियो. और मैंने कहा दिस इज लॉन्ग टर्म. क्या है लॉन्ग टर्म? डेब्ट अपॉन, वो इक्विटी बोलते हैं उसको, शेयर होल्डर फंड. ठीक है जी, सुनो मेरी बात. और मैंने ये कहा दिस इज आल्सो आइडल. क्या है? अब दोनों में फर्क देखना क्या है, दोनों में फर्क समझना. मैं आपको फर्क समझाता हूं. ये जितनी ज्यादा हाई जाएगी ना उतना अच्छा कंपनी के लिए. मतलब अगर 2:1 से बढ़ के ये 3:1 हो जाए, गुड फॉर द कंपनी. अगर ये 5:1 हो जाए, वेरी गुड फॉर द कंपनी. अगर ये 10:1 हो जाए, वेरी वेरी गुड फॉर द कंपनी. मतलब ये 2:1 आइडल है, ऐसा कम से कम होना चाहिए. लेकिन इससे जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी उतना कंपनी के लिए अच्छा. आप मेरी बात समझे हो? मतलब ये जितना हाई जाएगी, 2:1 से जितना हाई जाएगी उतना कंपनी के लिए क्या है? आप समझे मेरी बात? अरे सुनो, मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझना. मैं डेप्थ की पॉइंट समझाता हूं. करंट रेशियो भी 2:1 आइडल थी, डेब्ट इक्विटी भी 2:1 आइडल है. लेकिन ये जितना 2:1 से ऊपर जाता जाएगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा. आप मेरी बात समझे? आज 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के पास 2 रुपए के एसेट्स हैं, वेरी गुड. लेकिन अगर 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के पास 10 रुपए के एसेट्स हुए, दैट इज वेरी वेरी गुड. आप समझे मेरी बात? लेकिन यहां ऐसा नहीं है. अब यहां उल्टा है. इस बात को समझाने के लिए बुक समझाती नहीं, यहां उससे उल्टा है. मालूम क्या? सुनो इधर. 2 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए, कौन सी लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म. इसको समझना. इसका मतलब अब मैं हिंदी में लिखवाता हूं, आपको समझा रहा हूं. 2 रुपए की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब नॉन करंट लायबिलिटी. कौन सी लायबिलिटी? नॉन करंट. 2 रुपए की नॉन करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के पास 1 रुपए का शेयर होल्डर फंड है, विच इज गुड. कम से कम इतना होना चाहिए. अब मेरी बात समझे? अगर किसी को 2 रुपए देने हैं, किसको? मतलब कौन से वाले को 2 रुपए? क्रेडिटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं. किन की बात कर रहा हूं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज. 2 रुपए की नॉन करंट लायबिलिटीज देने के लिए कंपनी के पास कम से कम 1 रुपए का खुद का पैसा है. कम से कम 1 रुपया शेयर होल्डर फंड का कंपनी के पास है, तो ये कंपनी ठीक है. लेकिन ये आइडल है. लेकिन ये जितनी नीचे जाएगी उतना कंपनी के लिए अच्छा. आप मेरी बात समझे? अगर ये रेशो घट के यहां हो जाए, वेरी गुड. अगर ये रेशो घट के यहां हो जाए
वेरी वेरी गुड। अगर ये रेशो घट के यहां हो जाए दैट इज अगेन वेरी गुड। 0.5 है ना, हाँ 0 लगा था, अभी वो 5:1 लग रहा है। नहीं 0 ये ना, मतलब सुनो मेरी बात, इधर सुनो, मतलब सुनो मेरी बात, अगर कंपनी को 2 रुपए की, अरे सुनना मेरी बात, समझना, इन दोनों में फर्क समझा रहा हूं मैं आपको, बड़ा खतरनाक फर्क समझा रहा हूं दोनों में आपको, किताब नहीं समझा पाती, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर 2 रुपए की मुझे नॉन करंट लायबिलिटी पे करनी है, मेरे पास कितना पैसा खुद का है? 1 रुपया। आई एम ओके, एटलीस्ट दैट इज ओके। लेकिन अगर मुझे किसी को बाहर 1.5 रुपए देने हैं, 1 रुपया 50 पैसे, और मेरे पास 1 है, आई एम बेटर देन दिस सिचुएशन। अगर किसी को मुझे सिर्फ 50 पैसे देने हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, और मेरे पास 1 है, आई एम फार बेटर देन दैट। और किसी को मुझे सिर्फ 20 पैसे देने हैं और मेरे पास 1 रुपया है, आई एम फार फार बेटर देन दैट। मतलब ये जितना नीचे जाएगी 2:1 से, जितना नीचे जाएगी बेटर, ये 2:1 से जितना ऊपर जाएगी बेटर। अरे समझना यार, ये रेशो के चैप्टर में यही बात जो है कोई टीचर नहीं समझाना चाहता, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों में फर्क क्या था। यहां सुनो 1 मिनट, करंट लायबिलिटीज पे करनी थी, किसके थ्रू? करंट असेट्स के। हमने कहा 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास 2 रुपए हैं, हम ठीक है। लेकिन अगर 1 रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास 10 हैं तो हम बहुत ज्यादा ठीक हैं। और अच्छी बात है भाई, अगर 1 रुपया देना है किसी को करंट लायबिलिटी को और हमारे पास 10 रुपए हैं असेट्स के, वी आर फार बेटर। जितना ऊपर जा रही है अच्छा हो रहा है, ये जितना नीचे जा रही है कंपनी के लिए अच्छा हो रहा है। आप समझ रहे हो? आइडल है 2:1, बट द मोर इट विल डिक्रीज, इट्स गुड फॉर द कंपनी। यानी कि अगर आपका आंसर आ जाए 0.2:1, यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। मेरी बात समझे? और यहां आपका आंसर आ जाए 10:1, यू आर ऑल्सो इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। पर आइडल क्या है? मतलब आइडल पोजीशन मतलब होती है फाइन, आप मुश्किल में भी नहीं हो और आप बहुत अच्छे भी नहीं हो। तो हमने आइडल क्या दी थी? लेकिन जितनी बढ़ रही थी 2:1 से 3 हो गई, 3 से 5 हो गई, 5 से 10 हो गई, हमारे लिए अच्छा हुआ। ये आइडल क्या है? यानी अगर हमें नॉन करंट लायबिलिटी के किसी को 2 रुपए देने हैं और उसमें से 1 रुपया हमारा खुद का है, वी आर ओके। द कंपनी इज इन आइडल पोजीशन, गुड पोजीशन। वी आर नॉट से वेरी गुड पोजीशन बट गुड पोजीशन, ठीक है। बट ये घटती चली गई, आज मुझे किसी के सिर्फ 20 पैसे देने हैं और फिर भी मेरे पास अपना खुद का 1 रुपया है, तो आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन, आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन, ठीक है। जब आप कहीं कंपनी से पैसा मांगने जाते हो ना, बैंक के पास पैसा मांगने जाते हो और बैंक आपसे बोलता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जमा करवा दो। क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और भी बहुत सारी उठ जाती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारी ऐड हो जाती है, ठीक है जी। वो सारी स्टेटमेंट्स होते हैं, कैश फ्लो होते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं आपके डेब्टर्स क्रेडिटर्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, वो सब मिलकर बैंक में जमा करा दिया जाता है। आपको क्या लगता है बैंक क्या करता होगा उनके साथ? बैंक यही निकाल के देखता है, ये सारी रेशो जो है ना, ये बैंक निकाल के देखता है कि आप स्टैंड कहां करते हो। एक आम आदमी बैलेंस शीट को देख के क्या बोलता है? असेट्स इतने के हैं, लायबिलिटीज इतने की हैं, अरे कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल इतना था, इस साल बढ़ के इतना हो गया, कंपैरिजन। लेकिन जो बैंक होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इसी रेशो को निकाल के देखते हैं पिछले 3 साल की। मान लो आपने लोन के लिए अप्लाई किया 2020 में, तो बैंक 6 साल का अकाउंट मांगता है, कोई बैंक 3 साल का अकाउंट मांगता है, डिपेंड करता है लोन कितना बड़ा है। बैंक बोलता है पिछले 6 साल का अकाउंट ले आओ और जमा करवा दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैंक यही चीज कंपेयर करता है कि इस कंपनी की DER, डेब्ट इक्विटी रेशो बढ़ रही है या घट रही है। अगर ये घट रही है, ये देख रहे हो आप, लेस जा रही है, इसका मतलब कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, फिर बैंक आपको लोन इजीली दे देता है। और भी बहुत सारी रेशो, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको सिर्फ इसी रेशो का, और भी बहुत कुछ बैंक देखता है। लेकिन सर ये उसको कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट्स। नॉन करंट लायबिलिटी कहां पे लिखी होती है और शेयर होल्डर फंड कहां लिखा होता है? तो बैंक जब आपकी बैलेंस शीट देखता है, और आप भी जब पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी कंपनी के अंदर, आज ये बात करने के बाद मैं सच्ची बोलता हूं, आप जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो आपके दिमाग में बातें आनी चाहिए कि हमने रेशो एनालिसिस का चैप्टर क्यों पढ़ा। हम आज तक बैलेंस शीट बनाते थे भैया, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सही बात है, लेकिन आज आप ये सीख रहे हो कि हम बैलेंस शीट का यूज कैसे कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस शीट। हम इंटरप्रेट कर रहे हैं बैलेंस शीट को।
हम बैलेंस शीट में से क्या क्या निकाल सकते हैं, सोच के देखो आप। अभी तक हम बैलेंस शीट में से क्या क्या निकाल पाए मालूम है आपको? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ये सब कुछ कहां से निकला? अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो हमने क्या यूज किया? करंट असेट्स, वो कहां लिखे होते हैं? और करंट लायबिलिटीज, आज से पहले आपको नहीं मालूम था कि बैलेंस शीट का क्या यूज होता है। सिर्फ यही समझाया गया आपको कि बैलेंस शीट एक ऐसी शीट होती है जिसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, जो अपने आप टैली कर जाती है। उसकी एक साइड पे एसेट्स और एक साइड पे लायबिलिटी और कैपिटल आते हैं। बस यहीं तक आपने सीखा था। लेकिन अब इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा हाउ कैन वी इंटरप्रेट द बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट का कितना पोस्टमार्टम कर सकते हैं, सोच के देखो। अभी तक हमने सिर्फ 2 ही चाकू चलाए हैं, एक करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। आज हम तीसरा चला रहे हैं। सोचो, ये सब कुछ बैलेंस शीट से निकल रहा है। दिस इज ऑल कमिंग आउट फ्रॉम बैलेंस शीट। यानी हम ये पता कर सकते हैं कि एक कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए उसके खुद के मालिकों की कितनी औकात है। किससे? बैलेंस शीट से। तो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तो सिर्फ हम यहाँ 12, 13, 15 रेशियो सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी रेशियोज है जो मेरे पास है, मैं आपको करवा सकता हूँ नोट से, लेकिन मैं सारी नहीं करवाता। आप मेरी बात समझे? हम तो यहाँ सिर्फ 12-15 रेशियो सीखते हैं, सिर्फ 12-15 रेशियो, लेकिन ये 500 से भी ज्यादा है, मोर देन 500। जब आप बड़े हो जाओगे आप सारी सीखते चले जाओगे। ये 500 से भी ज्यादा है जब आप सीखोगे। लेकिन इतना मजा आता है इनको सीखने के बाद, क्योंकि किसी कंपनी की बैलेंस शीट जब आपके सामने आती है आप समझ जाते हो हम क्या क्या पता कर सकते हैं। सोचो इस बैलेंस शीट से अभी तक हम क्या क्या पता कर सकते हैं? 2 चीजें। क्या? एक कंपनी की क्या औकात है करंट लायबिलिटीज को पे करने की। उस कंपनी के एसेट्स कितने, करंट एसेट्स पता कर सकते हो ना आज आप। आज से पहले पता कर सकते थे आप? कभी भी नहीं। आज आप क्या पता कर रहे हो कि एक कंपनी को अगर अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज पे करनी है, लॉन्ग टर्म डेट से कहते हैं, उसको पे करने के लिए कंपनी के मालिक के कितने पैसे हैं। समझे आप? शेयर होल्डर फंड कौन होते हैं? मालिक। नॉन करंट लायबिलिटीज को पे करने के मुकाबले में कंपनी के मालिक के कितने पैसे हैं उस कंपनी में। और मैंने कहा अगर 2:1 है तो आइडल है, ठीक है चलेगा, लेकिन जितनी कम होती जाएगी उतना अच्छा कंपनी के लिए, और ये जितनी बढ़ती जाएगी उतना अच्छा कंपनी। आप समझे दीक्षांत बात? एक डाउट है मेरा। हाँ जी। जब स्कूल में सर ने करवाया था तो सर ने कहा था कि जितना हमारे पास टोटल फंड्स पड़े हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें से लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं वो बताती है रेशो। तो नहीं वो नहीं होता। नहीं। मेरे को वो ध्यान आ रहा है कि सर ने ऐसे बताया। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर सर ने ऐसा कह दिया तो हो सकता है निकल गया हो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ एक बार आपको पढ़ता हूँ। देखो इधर मैं यहाँ की भी लैंग्वेज पढ़ देता हूँ, एक बार देखो आप। ऑब्जेक्टिव कंफ्यूजन हो रही है। सुनो, ऑब्जेक्टिव क्या है सुनो इधर। द रेशियो इज कैलकुलेटेड, इधर देखो, दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असेस, ये इसकी वर्डिंग है जो मैंने आपको भी लिखवाई है। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। समझ रहे हैं आप? टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जनरली द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज 2:1। वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं। मतलब अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हमें पे करना हो तो उसको पे करने के लिए खुद के कंपनी के मालिक के कितने पैसे इसमें लगे हुए हैं, हम उसकी रेशियो को ही निकालते हैं। किसके अंदर? डेब्ट इक्विटी रेशियो में। वो जो आपके सर ने कह दिया शायद गलती से मुंह से निकल गया होगा, लेकिन इसका असली मतलब यही है और बुक भी यही बोल रही है। यानी अब यहां पे एक रेशियो हम निकालेंगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा इस कंपनी के हालात क्या थे। यानी अगर 1 रुपया खुद का मालिकों का है और 2 रुपए की नॉन करंट लायबिलिटी हमें पे करनी है तो हम ठीक हैं, लेकिन जितना जितना कम होता जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। फाइन, ये जितनी बढ़ती जाए उतना। इन दोनों में ये बात समझनी है। इनफैक्ट जब हम ये सारी रेशियोज पढ़ लेंगे तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ना कि फॉर्मूले। अब मेरी बात समझे? असली में जो चैप्टर का मोटो है जो कि छिपा दिया गया, ये तो छिपा दिया गया, बस बच्चों को एक चैप्टर बना दिया, फॉर्मूले रट लो और क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर दो। मैं बोलता हूं वो मोटो ही नहीं है इस चैप्टर का। ये चैप्टर समझाना चाहता है कि बैलेंस शीट को हम कितनी बार पोस्टमार्टम कर सकते हैं। इस चैप्टर का मकसद ये है कि एक बच्चा जो 12वीं क्लास पढ़ लेगा और कंपनी की बैलेंस शीट बनाना सीख जाएगा, अगर उससे कल कोई पूछे हाउ यू कैन इंटरप्रेट द बैलेंस शीट और वो बोलेगा दिस साइड इज असेट्स, दिस साइड इज लायबिलिटी, लायबिलिटी असेट्स इज ऑलवेज इक्वल, तो उसके थप्पड़ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इस चैप्टर को भूल जाएगा।
कल आप 12वीं क्लास पास करके किसी इंटरव्यू में बैठ जाओगे या कहीं चले जाओगे मिलने के लिए और आपसे कोई पूछे, मान लो आपका इंटरव्यू चल रहा है और आपसे कोई पूछे आप बैलेंस शीट को इंटरप्रेट कर सकते हो, तो आप कहोगे यस, हम एक चैप्टर से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, नाम है रेशियो एनालिसिस। हम बैलेंस शीट में से इतनी सारी रेशियोज निकाल सकते हैं जो बता सकती है एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, एक कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, एक कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, बहुत कुछ बता सकती है। समझे मेरी बात? यही मकसद है बैलेंस शीट के बाद इसको पढ़ाने का। असली मकसद तो छिपा दिया, असली मकसद जो था इसको पढ़ने का वो ये था कि रेशो का बढ़ना और घटना कहां पे अच्छा है और कहां पे गंदा है, वो बच्चे को बात समझ में आनी चाहिए। उसको तो छिपा दिया गया, वो तो मकसद ही हटा दिया। अब क्या कर दिया, फॉर्मूले रटो, क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करो और आगे निकल जाओ। वो मकसद को आगे रख दिया जो कि मेन मकसद नहीं था। मेन मकसद था समझना इसकी जड़ को कि ये चैप्टर जो है वो एक प्रोफेशनल यूज करते हैं इस चीज को, जिसको हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस। इसको प्रोफेसर जो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल बड़े लोग, वो इसको यूज करते हैं। आपको अभी पढ़ाने का मतलब ये था कि एटलीस्ट आप भी समझ जाओ कि एक बैलेंस शीट से क्या क्या निकल सकता है। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, फिर इसको बंद करेंगे। आ जाओ फटाफट से लिखो, जल्दी एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। आपको दिया है शेयर कैपिटल 2,50,000, सिर्फ 6 ही आइटम है, फटाफट लिख लो। शेयर कैपिटल 2,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 1,10,000, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1,20,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 50,000, करंट लायबिलिटीज 70,000, नॉन करंट असेट्स 3,80,000, करंट असेट्स 2,20,000, 3,80,000 और करंट असेट्स 2,20,000। आपसे कहा कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, निकालो डेब्ट इक्विटी रेशियो। फटाफट जल्दी से बताओ कितने आए आपके। 2.1 यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट लेना है और लॉन्ग टर्म डेब्ट में हमारे पास क्या क्या है और मैं देखता हूं हमारे साथ। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, वो कितनी है, चलो। और हमारे पास क्या है इधर दूसरा प्रयोग करने के लिए, और तो कुछ नहीं है ना, दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें ना हमारे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर, 1,20,000 प्लस 50,000। और उसके सामने अगर हम इक्विटी में देखें, मतलब शेयर होल्डर फंड देखें, तो हमारे पास है शेयर कैपिटल, फिर हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस 1,10,000। और इसका टोटल मारे और तो हमारे को कुछ चाहिए नहीं, ना हमें करंट लायबिलिटी चाहिए, ना हमारे को नॉन करंट असेट्स चाहिए, ना हमें करंट असेट्स चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो आओ कितना आ गया फटाफट जल्दी से, ये देखो तो ये आया 1,70,000 और ये कितना है 3 लाख। मालूम है कितना आया, 1,70,000 डिवाइड बाय 3,60,000, ये आया 0.4:1। पता है क्या है, हम पता क्या बोलेंगे, दिस कंपनी इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है कंपनी, ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। मालूम है क्यों, सिर्फ 40 पैसे देने के लिए इस कंपनी के पास 1 रुपए का खुद का फंड है, शेयर होल्डर फंड। ये कंपनी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर सोचो, अगर सोच के देखो, ये रेशो ऐसे आती, एज्यूम करो अगर ऐसे आती, तो मालूम है क्या बोलते हैं, फाइनेंशियली इस कंपनी की पोजीशन वीक है, दिस कंपनी इज नॉट इवन नियर टू आइडल, इट इज इन वीक पोजीशन। नहीं है ना, उसमें 2 होनी चाहिए थी, फिर भी आइडल से भी ऊपर चली गई है। 2 तो कम से कम 2:1 होनी चाहिए थी, लेकिन ये उसके भी ऊपर चली गई। ठीक है जी, ये वीक पोजीशन हो जाती। लेकिन अभी क्या है, अभी इसका मतलब कि सिर्फ 0.4 देने के लिए हमारे पास कितना पैसा है, यानी 40 पैसे अगर हमें किसी के देने हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहे हैं,
अगर हमें 40 पैसे किसी के देने हैं तो हमारे पास खुद के पैसे कितने हैं? 1 रुपया। ऐसे पढ़ते हैं इस रेशो के चैप्टर को आप। जैसे आप पढ़े थे ना करंट रेशो में, फिर उसके बाद क्विक रेशो में, मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया था। अब भी आप ऐसे ही पढ़ना, ये रिलेशन नहीं है। ये टोटल हमारे पास इक्विटी में कितना डेप्ट है वो निकालने की बात नहीं है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको लाला जी की तरह पढ़ेंगे। कैसे? अगर बाहर किसी के 40 पैसे देने हैं तो हमारे पास कितना पैसा खुद का है? 1 रुपया। यानी हम कौन सी पोजीशन में हैं? स्ट्रॉन्ग पोजीशन, आइडल पोजीशन नहीं। वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। देखो, इंटरेस्ट लेके इस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे ना तो इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि कल कभी किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे ना, इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, इन्वेस्टर्स जो कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करने जाओगे ना, आपको ये चैप्टर बहुत हेल्प करेगा। जब तक आपको कंपनी की पोजीशंस नहीं, देखो बैलेंस शीट देख के और कंपनी के प्रॉफिट लॉस को देख के कंपनी की पोजीशन नहीं पता लगती। वो तो ऊपरी है जो हम ऊपर से फिगर देख रहे हैं। असली किसी कंपनी के क्या दर्द है और क्या गम है और क्या खुशी है वो इसी चैप्टर से पता लगता है। सच कह रहा हूं। आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना, अकाउंट्स इन आर्ट ऑफ, पढ़ा था ना, क्या था? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो जो इंटरप्रिटेशन आप पढ़ते हो ना डिटेल में जाके, वो सच्ची में यही काम है जो आप कर रहे हैं। लेकिन वहां नहीं पढ़ाया गया था। वहां तो यही बताया था एसेट्स लायबिलिटी मिला लो, आपस में बैलेंस शीट बना लो। अब आप डिटेल में पढ़ना शुरू कर रहे हो, ठीक है? इसलिए इसको इस ख्याल से पढ़ना कि लाइफ में इसका यूज करना है, ठीक है? चलो आगे कल करेंगे। ओके।